सिविलियंस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पेपर 5 में सेक्शन सी को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन ए को शुरू करेंगे और सेक्शन ए में पहला चैप्टर हम लोग का राष्ट्र आय का होने वाला है, नेशनल इनकम का होने वाला है। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली 2 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और 11 जेपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले जेपीएससी में भी राष्ट्र आय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, राष्ट्र आय की संकल्पना क्या, या फिर यहाँ पे संकल्पना को हटा के इसको अवधारणा कर लेंगे तो ये ज़्यादा सटीक बैठेगा। तो राष्ट्र आय की अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहला चीज़ कि राष्ट्र आय क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो राष्ट्र आय क्या हो गया कि किसी भी एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जोड़ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ह्रास को घटाकर और विदेश से जो लाभ होता है उसको जोड़कर हम लोग निकालते हैं। तो राष्ट्र आय के डेफिनेशन में एक वर्ड का यूज किया गया है, अंतिम रूप से। तो अभी हम लोग समझेंगे कि अंतिम रूप मतलब क्या हो गया और क्या हो गया कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, जो कि भारत के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यानी कि कुल मिला के भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका अंतिम रूप से और उसका कुल मौद्रिक मूल्य जो होगा वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अंतिम रूप से मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक किसान है, वो कपास का खेती करता है और ये क्या करता है, ये कपास को बेचता है किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में बेच देता है और उस उद्योग में इस कपास को परिवर्तित करके धागा बना दिया जाता है और फिर इस धागा से कपड़ा का निर्माण किया जाता है। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाके कपड़ा खरीदते हैं और इसको पहनना शुरू करते हैं। यानी कि हम लोग धागा को नहीं पहनते हैं और न ही कपास को पहनते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा हो गया, यही क्या हो गया हम लोग का अंतिम उत्पादन। यानी कि यह कपड़ा क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा, क्योंकि हम लोग अब डायरेक्ट कपड़ा को यूज करना शुरू करेंगे। यानी कि अब कपड़ा के किसी भी रूप में परिवर्तन होने वाला नहीं है। हालांकि क्या होगा कि हम लोग खरीद के उस कपड़ा का अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके रूप में हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये कपड़ा क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग ले चाय पत्ती को लेते हैं, तो चाय पत्ती हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चाय पत्ती को जिस फॉर्म में खरीद के लाते हैं उस फॉर्म में खाना शुरू नहीं कर देते हैं। हम लोग इस चाय पत्ती का उपयोग चाय बनाते हैं और उसके बाद उस चाय को पीते हैं। यानी कि इस जगह पे जो क्रेता होगा उसके लिए चाय पत्ती जो होगा वह जिस फॉर्म में मार्केट से लाता है वह उसके लिए अंतिम वस्तु नहीं होगा, लेकिन जो विक्रेता होगा, जो दुकानदार होगा, उसके लिए चाय पत्ती अंतिम वस्तु होगा। लेकिन कपड़ा के लिए क्या हो जाएगा, जो बेच रहा है उसके लिए भी अंतिम वस्तु होगा और जो खरीद रहा है उसके लिए भी अंतिम वस्तु होगा। यानी कि कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु बनता है तो वह उसकी प्रकृति के कारण नहीं बनता है, बल्कि उसके उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनता है। जैसे कि यहाँ पे कपड़ा अंतिम वस्तु हो गया, लेकिन चाय अंतिम वस्तु नहीं हुआ। तो अगर हम लोग चाय को पीने के लिए अगर घरेलू यूज के लिए तो फिर वो तो राष्ट्र आय में काउंट होगा नहीं। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ये वाला। लेकिन अगर इस चाय को हम लोग बेचने के लिए प्रयोग करेंगे तो फिर जो चाय जो बनेगा, बनने के बाद फाइनली क्योंकि हम लोग उसको पैसा लेके बेचेंगे, तो फिर वह चाय क्या कहलाएगा, विक्रेता के लिए या फिर जो उपयोग करता होगा उसके लिए अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो बस अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो कपास होगा उसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट करते हैं इसके बाद अगर कपास का कोई भी उपयोग नहीं होगा तो फिर कपास भी क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो ये कपास पहले धागा में चेंज होगा और फिर धागा कपड़ा में चेंज होगा, तो ये कपड़ा फाइनली क्या कहलाएगा, हम लोग का अंतिम वस्तु कहलाएगा। और ये धागा और ये कपास है, ये दोनों हम लोग का मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। तो ध्यान देना राष्ट्र आय में क्या कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंतर्गत वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन होता है, तो उसका अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र आय की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ आता है, एक राष्ट्र आय, ये तो क्लियर है, एक आता है राष्ट्रीय धन आता है या फिर राष्ट्र संपत्ति आता है। तो राष्ट्र धन क्या हो गया, तो ये सभी देश के नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति का मूल्य होता है राष्ट्र धन, जिसमें कि मुख्य रूप से सारी भौतिक संपत्ति आ जाती है, जैसे जमीन हो गया, भवन हो गया, मशीनरी उपकरण हो गया। तो ये सारा चीज़ हम लोग का राष्ट्रीय धन में आता है, जो कि व्यक्तिगत हो। अब क्या है कि राष्ट्र आय की अगर अवधारणा की बात किया जाए तो राष्ट्र आय की माप करने के लिए अलग अलग अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। और जो अलग अलग अवधारणा होता है उसका उपयोग जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र आय के आंकड़े का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। और मेनली हम लोग के पास राष्ट्र आय की अवधारणा के रूप में आ गया जीडीपी आ गया, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्र उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये सभी चीज़ को हम लोग अभी समझते हैं एक एक करके, और क्वेश्चन भी हम लोग यही है कि राष्ट्र आय की अवधारणा क्या है। तो राष्ट्र आय समिति जिसका गठन 1949 में
किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्र आय का डेफिनेशन क्या हो गया कि बगैर पुनरावृत्ति के उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का मापन ही राष्ट्र आय है। यानी कि पुनरावृत्ति क्या हो गया कि एक ही वस्तु को हम लोग को 2 बार काउंट नहीं करना है, यानी कि दोहरी गणना से हम लोग को बचना है। तो बगैर पुनरावृत्ति के उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापन ही क्या है, राष्ट्र आय है। या फिर किसी एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्र आय की संज्ञा दी जाती है। अब क्या है कि 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री थे साइमन कुजनेट, तो इन्होंने जीडीपी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और यह विधि किसी देश की आय का घरेलू और राष्ट्र स्तर पर सकल या फिर निवल स्वरूप को आकलित करता है। और राष्ट्र आय से संबंधित 4 विधियाँ जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एवं एनएनपी, और ये चारों विधि कुछ मायने में एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन ये सभी राष्ट्र आय के ही प्रकार हैं। तो मेनली हम लोग इन्हीं अवधारणाओं को अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो जीडीपी क्या होता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यानी कि भौगोलिक सीमा का बात कर रहा है, तो पहले हम लोग को इस भौगोलिक सीमा को समझना पड़ेगा। तो जो भौगोलिक सीमा है वो कहीं ना कहीं भारत के घरेलू सीमा या फिर आर्थिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और इस पर मुख्य रूप से भारत का पूरा जोग्राफिकल बाउंड्री आ गया, प्लस भारत का जो समुद्री सीमा है वो आ जाता है। इसके अलावा भारत का कोई जहाज़ है जो कि विदेश में चल रहा है, मतलब कि विदेशी समुद्र में अगर चल रहा है, या फिर भारत का कोई एरोप्लेन जो कि अन्य देश में है, तो वो सारा घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ भारत के दूतावास, जो कि मान लीजिए कि अमेरिका में भारत का दूतावास है, तो वह दूतावास जो है वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। और इसी प्रकार से अगर अमेरिका का कोई दूतावास भारत में है, तो फिर वह भारत के घरेलू सीमा में नहीं आएगा, बल्कि वो अमेरिका के घरेलू सीमा में आएगा। तो जीडीपी जो हुआ हम लोग एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यानी कि अगर भारत का दूतावास अगर अमेरिका में है और वहाँ पे अगर कुछ खर्चा हो रहा है या फिर किसी चीज़ को अगर हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी निवेश होगा, वो सारा चीज़ भारत के जीडीपी में शामिल होगा। अगर भारत का कोई जहाज़ है जो कि किसी अन्य देश के समुद्री सीमा के अंदर है और वहाँ पे अगर वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है या फिर विक्रय कर रहा है, तो उसके द्वारा जो भी कमाई होगा वो सारा भारत के जीडीपी में शामिल होगा। इसको भी हम लोग और अच्छा से समझेंगे। तो जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो कि क्या हो गया कि एक वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा के कुल मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है, हम लोग का जीडीपी कहलाता है। और ध्यान रहे कि जीडीपी को जब हम लोग निकालते हैं, तो जीडीपी को निकालते वक्त हम लोग जो मध्यवर्ती वस्तु होता है, जैसे कि यहाँ पे धागा हो गया तो मध्यवर्ती वस्तु और कपास हो गया था मध्यवर्ती वस्तु, तो इन दोनों को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट अंतिम वस्तु यानी कि जो कपड़ा है इसके मूल्य को हम लोग काउंट करते हैं। क्योंकि जो कपड़ा था इसको जब मार्केट प्राइस इसका बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं धागा के मूल्य को और कपास के मूल्य को ऐड करके ही बनाया गया था। तो अगर हम फिर से धागा के मूल्य को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 बार हम लोग इसकी काउंट कर लेंगे, यानी कि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जीडीपी को काउंट करने के लिए हम लोग मध्यवर्ती वस्तु को हटा देते हैं और केवल अंतिम वस्तु को ही ऐड करते हैं। अब क्या है कि जीडीपी का अगर हिंदी देखें तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे सकल वर्ड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए, मान लीजिए कि कपड़ा का ही हम लोग को निर्माण करना है, तो कपड़ा किसी अगर उद्योग में बन रहा है तो उस उद्योग में बहुत सारा मशीन भी होगा और भी बहुत सारे छोटे मोटे सामान हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1 साल के अंतर्गत वह मशीन कार्य करते करते कुछ घिस जाएगा, या फिर उसमें कुछ तकनीकी खराबी आएगी, या फिर समय के साथ साथ उसमें तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को जो कपड़ा मान लीजिए कि 100 रुपये में हम लोग का बनकर रेडी है, तो जो इसको बनाने के लिए जो मशीन की आवश्यकता है, उस मशीन के रिपेयरिंग में 20 रुपये हमको एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी कि अगर कायदे से बात किया जाए तो कपड़ा का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, लेकिन इस 100 रुपये में से 20 रुपये कहाँ चल गया, तो कपड़ा को बनाने के लिए जो मशीन है वहाँ पर उसके रख रखाव में या फिर नए नए तकनीक को लाने में खर्चा हो गया। तो कायदे से कपड़ा का मूल्य कितना था, 100 माइनस 20, यानी कि 80 रुपये होना चाहिए था अगर ये हम लोग खर्चा नहीं करते तो। यानी कि ये जो बड़े बड़े मशीनों पर जो हम लोग खर्चा किए उसके रख रखाव में, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं पे जो हम लोग खर्च किए, वो अगर नहीं होता तो कायदे से कपड़ा का मूल्य कितना होता, 80 रुपया होता, और इसके रख रखाव में 20 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो यही 20 रुपया जो है ये हम लोग का कहलाता है मूल्य ह्रास कहलाता है, मूल्य ह्रास, ये ध्यान देना। तो जीडीपी में सकल वर्ड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो मूल्य ह्रास होता है उसको हम लोग घटाते नहीं है, बल्कि इसको हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि कपड़ा का मूल्य टोटल कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो इसीलिए हम लोग जीडीपी में सकल शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो ये कुछ और डेफिनेशन देगा। अब इसमें क्या होता है कि जीडीपी में
जो विदेशी भारतीय होते हैं उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसको फिर जीडीपी में, भारत के जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये लोग भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रह के कार्य नहीं करते, बल्कि ये विदेश में जाके कार्य करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये फिर जाके विदेश में भारत के दूतावास में काम करेंगे तो फिर उनके कमाई को भारत के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर वे भारत के विदेशी दूतावास से बाहर रह के किसी अन्य देश में अगर कार्य कर रहे हैं तो फिर उनके कमाई को भारत के जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जीडीपी में सिर्फ उन्हीं चीज़ को शामिल किया जाएगा जो कि भारत के घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत होगा। यानी कि जीडीपी जो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के आंतरिक शक्ति और उसके उत्पादन की मात्रा को बताता है, यानी कि इसके गुणात्मकता के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताता। मतलब क्या होगा कि जीडीपी में बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में भी सुधार हो रही। तो जीडीपी क्या हो गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं, जिस विदेशों से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। यानी कि जीडीपी का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो ये हो जाएगा हम लोग का जीएनपी माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यानी कि विदेश से हम लोग का जो कमाई हो रहा है उसको अगर हम लोग घटा देंगे तो निकल जाएगा जीडीपी। अब जीएनपी क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या हो कि इसमें जो होगा कि विदेश से प्राप्त आय, चाहे वो भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर हो या फिर नहीं हो, बस विदेश, बहुत सारे ऐसे भारतीय होंगे जो विदेश में काम कर रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति जो भारत के बाहर कार्य कर रहे हैं, भले ही वो भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो उनके आय को भी जीएनपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भारत में वैसे व्यक्ति जो कि विदेशी हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे विदेशी कंपनी भी कार्य कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो कमाई होगा उसको फिर हम लोग को अपने जीडीपी से घटाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के जीएनपी क्या हो गया कि भारत में कार्य कर रहे विदेशी व्यक्तियों के आय को हम लोग माइनस कर देंगे और विदेश में कार्य कर रहे हैं भारतीयों के आय को हम लोग काउंट कर लेंगे, तो वही हम लोग का जीडीपी हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। तो अगर जीएनपी का फॉर्मूला देखा जाए तो टोटल जो जीडीपी है हम लोग का, तो इस जीडीपी में अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत में तो बहुत सारे विदेशी कंपनी भी कार्य कर रहे हैं, तो जीडीपी में क्या कर रहे हैं हम लोग, विदेशी कंपनी की द्वारा जो कमाई हो रहा है उसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। लेकिन जीएनपी में क्या हो जाएगा कि जो विदेशी कंपनी का जो कमाई होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसके साथ, जो विदेशी भारतीय होंगे उनके आय के साथ। यानी कि यहाँ पे अगर x माइनस वाई कर दे, जहाँ पे x क्या हो गया हम लोग का, तो विदेशों में भारतीयों के द्वारा अर्जित की गई आय, यहाँ पे x माइनस वाई होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग भी पीडीएफ में। तो जीएनपी क्या हो गया, तो जीडीपी प्लस x माइनस वाई, जहाँ पे x क्या हो गया, तो विदेशों में भारतीयों के द्वारा अर्जित की गई आय होगी, और y क्या हो गया, तो भारत में विदेशियों के द्वारा अर्जित की गई आय होगी। तो यहाँ से हम लोग को निकलता है जीएनपी। अब यहाँ पे बहुत सारा केस आता है कि x और y अगर इक्वल हो जाता है, x और y अगर इक्वल हो जाता है, लेकिन रियली में ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर x y इक्वल हो जाता है, यानी कि हम लोग जितना बाहर से हम लोग का कमाई होता है, मान लीजिए अगर 100 रुपये बाहर से भारतीय लोग कमा के भेज देते हैं भारत में, और सेम चीज़ विदेश से भी विदेशी भी भारत में रहकर 100 रुपया कमा के अपने देश ले जाते हैं, तो फाइनली कितना हो गया, प्रॉफिट लॉस जीरो का हो गया। यानी कि जीएनपी और जीडीपी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू कितना हो गया, टोटल जीरो हो गया। तो जीएनपी और जीडीपी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया कि ना तो हम लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, विदेश से कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, और ना ही विदेशी भारत में आकर कार्य कर रहा है। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद ये वाला देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। दूसरा केस क्या होगा कि एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय विदेश में रह के कमा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, वैसे विदेशी से जो भारत में रह के अपने देश के लिए कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट है, क्योंकि अगर हम लोग 100 रुपया कमा रहे हैं विदेश में रह के, तो कहीं ना कहीं विदेशी भारत में रह के मान लीजिए इससे कम कमा रहा होगा, तो 100 ज़्यादा है या 80 ज़्यादा है, तो 100 ज़्यादा है, यानी कि हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब एक्स क्या होगा, वाई से बड़ा होगा, तो जीएनपी जीडीपी से बड़ा होगा, और अगर जीएनपी जो बड़ा होगा वही क्या हम लोग का देश का रियली में उत्पाद है। तो जब एक्स बड़ा होगा तो हम लोग को प्रॉफिट की स्थिति में होगी, और जीएनपी जो होगा वो ग्रेटर देन जीडीपी होगा। सेकंड कि अगर लेस हो जाता है, एक्स लेस देन वाई हो जाता है, यानी कि भारत के द्वारा विदेशों से जो कमाई होता है वो कम हो जाता है परिणाम किसके तुलना में, तो वैसे विदेशी जो भारत में रह के कमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग को लॉस होगा, और जीएनपी जो होगा क्या हो जाएगा, जीडीपी से कम हो जाएगा। तो ये 3 केस जनरेट होता है जीएनपी से। तो जीडीपी क्या हो गया कि भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा में हम लोग का विदेशी राजदूत आ गया, भारत का जहाज़ आ गया जो कि विदेश में है, या फिर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है
जो कि भारत का है लेकिन विदेश में उड़ रहा है, तो उनके द्वारा जो भी कमाई होता है तो वो सब घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है और उसके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, अंतिम मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। जीडीपी हो गया, फिर जीएनपी आता है जिसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि राष्ट्र का होता है, सकल राष्ट्र उत्पाद। इसमें क्या होता है कि विदेशों के द्वारा जो कमाई होता है उसको माइनस कर देते हैं और जो विदेशी भारतीय होते हैं उनके द्वारा जो कमाई होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले समझते हैं कि भारत की टाटा कंपनी है, भारत की टाटा कंपनी है और यह कंपनी ब्रिटेन में 10 कार का निर्माण करती है। ब्रिटेन में 10 कार का निर्माण करती है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की टाटा कंपनी समूह है जो कि ब्रिटेन में 10 कार का निर्माण करती है एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष के अंतर्गत। तो अब बताना है कि ये जो 10 कार का निर्माण कर रही है टाटा, ये किस में शामिल होगा, भारत का जीडीपी में और ब्रिटेन के जीएनपी में। सेकंड ऑप्शन, भारत के जीएनपी में या फिर ब्रिटेन के जीडीपी में। थर्ड ऑप्शन है भारत के जीडीपी में या फिर और भारत के जीएनपी में। तो तीन ही ऑप्शन से काम चलाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत की टाटा कंपनी समूह है जो कि ब्रिटेन में एक वर्ष के अंतर्गत 10 कार को बनाती है। तो यह 10 कार का जो मूल्य होगा वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा और ब्रिटेन के जीएनपी में शामिल होगा, या भारत के जीएनपी में शामिल होगा और ब्रिटेन के जीडीपी में शामिल होगा, या फिर भारत के जीडीपी में शामिल होगा और भारत के जीएनपी में शामिल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चूंकि जो टाटा कंपनी है वो भारत की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के घरेलू सीमा में आता है, लेकिन यह निर्माण कहाँ पे कर रही है? ब्रिटेन में निर्माण कर रही है। यानी कि ब्रिटेन में टाटा कंपनी समूह जो वो कार का निर्माण कर रही है, तो अब यह टाटा कंपनी समूह कहाँ पाएगा? ब्रिटेन के घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसके द्वारा जो भी कमाई होगा वो ब्रिटेन के जीडीपी में आ जाएगा। तो ब्रिटेन के जीडीपी में आएगा, यानी कि ये तो गया और ये तो है ही नहीं, खत्म। तो ये हो जाएगा हम लोग ब्रिटेन के जीडीपी में और भारत के जीएनपी में। क्यों? क्योंकि जो टाटा कंपनी है वो है कहाँ पे? ब्रिटेन में काम कर रहा है, और ब्रिटेन में काम कर रहा है तो ये ब्रिटेन की घरेलू सीमा के अंतर्गत आ जाएगा और वो ब्रिटेन के जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन भारत के जीएनपी में शामिल होगा, क्योंकि ये जो भी लाभ कमाएगा वो पैसा कहाँ लेके आएगा? भारत लेके आएगा, जो कि भारत के जीएनपी में कमाई होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही टाटा कंपनी भारत में रह के काम करती तो फिर तो भारत के जीडीपी में ही आ जाता, और अगर ये 10 कार का निर्माण भारत में ही करती तो फिर वह भारत के जीएनपी में ही शामिल हो जाता। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका जवाब आप लोग को बताना है कमेंट में। एक जापानी कंपनी है, और यह जापानी कंपनी क्या करता है? भारत में, कंपनी कहाँ का? जापान का है, और यह भारत में एसी का निर्माण करता है। और एक वर्ष में मान लीजिए कि ये एक साल के अंतर्गत ये 20 करोड़ रुपये का एसी का निर्माण कर देता है। तो बताना है कि ये जो 20 करोड़ है ये कहाँ के जीडीपी में आएगा? पहला, भारत के जीडीपी में, प्लस जापान के जीएनपी में। दूसरा ऑप्शन है भारत के जीडीपी में, और भारत के ही जीएनपी में। तीसरा ऑप्शन है भारत के जीएनपी में और जापान के जीडीपी में। और चौथा ऑप्शन जापान के जीडीपी में और फिर जापान के जीएनपी में ही। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि जापान की एक कंपनी है जो कि भारत में एसी का निर्माण करती है, और वह कंपनी एक वर्ष के अंतर्गत भारत में 20 करोड़ के
20 करोड़ रुपए के एसी का निर्माण कर देती है। तो आपको बताना है कि वह किसके जीडीपी में शामिल होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। अब एक आता है हम लोग का नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब आता है हम लोग का एनडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनडीपी क्या हो गया, सॉरी हाँ एनडीपी क्या हो गया, तो उत्पादन के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली पूंजी और संसाधनों में घिसावट एवं टूट फूट होती है, अर्थात पूंजी और संसाधनों की खपत और मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन होता है। जीडीपी में से इसे मूल्यह्रास को घटाने के बाद अब बचा हुआ शेष एनडीपी कहलाता है। यानी कि वही वाला कि हम लोग कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं, तो कपड़ा का निर्माण करने के लिए बहुत सारे मशीन की आवश्यकता है, लेकिन उस मशीन के रख रखाव में या फिर तकनीकी परिवर्तन के लिए हम लोग को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और वही पैसा क्या होता है हम लोग कहीं ना कहीं कपड़ा में जोड़ लेते हैं। तो वही पैसा यानी कि पूंजीगत वस्तु के रख रखाव के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास बोलते हैं। तो अगर कंप्लीट जीडीपी में से अगर हम लोग जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो जो निकलेगा वही हम लोग का एनडीपी कहलाएगा। यानी कि एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीडीपी और एनडीपी का अंतर जो है वही क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास कहलाएगा। एनडीपी इक्वल टू क्या हो गया, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन हो गया। तो अगर डिप्रिसिएशन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एनडीपी माइनस जीडीपी इक्वल टू माइनस डी हो गया। तो डी इक्वल टू जीडीपी माइनस एनडीपी। ये तो हो गया मैथमेटिक्स के फॉर्म में हो गया, लेकिन इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो कंप्लीट जीडीपी में से जो मूल्य ह्रास होगा उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद या फिर निवल घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम लोग का आता है एक और एनएनपी आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है यही देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है, क्योंकि जीएनपी में से मशीनी टूट फूट या फिर घिसावट पर आय खर्च को घटा देते हैं, तो उससे हम लोग को एनएनपी मिलता है। यानी कि अब देखिए जीएनपी क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, यानी कि इसमें हम लोग भारतीयों के आय को जोड़ लेते हैं और विदेशियों के आय को माइनस कर देते हैं। एनडीपी क्या हो गया, तो हम लोग जीडीपी में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को एनडीपी मिल जाता है। अब आता है एनएनपी, आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हम लोग जीएनपी में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो फिर हम लोग को मिलता है एनएनपी मिलता है, और यही क्या होता है, हम लोग का सबसे शुद्ध आय होता है, शुद्ध पैसा होता है। तो एनएनपी अर्थात शुद्ध राष्ट्र उत्पाद को ही किसी देश की राष्ट्र आय कहलाती है, और ठीक इसी तरह राष्ट्र आय किसी देश का एनएनपी कहलाता है। यानी कि एनएनपी जो हो गया ये किसी भी देश का सबसे शुद्ध इनकम हो गया। और ये निकलता कैसे है, तो जब जीएनपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन को यानी कि मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है एनएनपी मिलता है, और इसी एनएनपी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वही क्या कहलाता है, हम लोग का राष्ट्र आय कहलाता है। और जब हम लोग एनएनपी को जनसंख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो फिर हम लोग को मिल जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय मिलता है। तो ये रहा हम लोग का राष्ट्र आय को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के जो 4 प्रकार की अवधारणाएं थी वह होता है हम लोग का खत्म। अब है हम लोग का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र आय क्या है। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखना है, राष्ट्र आय को मापने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। यानी कि राष्ट्र आय को कितने तरीकों से मापा जा सकता है उसके बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है, और ये 7th जीपीएससी में पूछा गया। और फिर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि राष्ट्र आय को आकलन करने के लिए शुद्ध उत्पाद विधि और साधन आय विधि के बीच अंतर बताएं, और इनमें से कौन सी विधि भारत में अपनाई जाती है इसके बारे में हम लोग को बताना है। और ये क्वेश्चन 11th जीपीएससी में पूछा गया। तो अभी हम लोग राष्ट्र आय को मेजर करने के वक्त ही हम लोग शुद्ध उत्पाद विधि को और साधन आय विधि को पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 11th जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो 7th जीपीएससी का ही क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन बस यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन कर दिया गया है कि इन दोनों विधि के बारे में हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है, प्लस कि भारत में कौन सा विधि अपनाया जाता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं।
तो अब क्या है कि राष्ट्र आय को मापने की, राष्ट्र आय को मेजर करने की चार अलग अलग विधियां हैं, जिनमें से पहला उत्पादन विधि हो गया, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, या फिर इसी को मूल्यवर्धित विधि भी बुलाया जाता है, या फिर शुद्ध उत्पादन विधि। तो पहला हो गया हम लोग का उत्पादन विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यवर्धित विधि। मूल्यवर्धित विधि या फिर शुद्ध उत्पाद विधि। इसके अलावा और भी 3 तरीके से राष्ट्र आय को मेजर किया जाता है। तो उत्पादन गणना विधि या फिर उत्पाद विधि, मूल्यवर्धित विधि एक ही नाम है, जिसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है उत्पादन, तो इसमें राष्ट्र आय का जो मेजर होता है, राष्ट्र आय का जो मापन होता है, वह उत्पादन के आधार पर किया जाता है। यानी कि राष्ट्र आय को उत्पादन के आधार पर मेजर करने के लिए हम लोग उत्पादन गणना विधि का प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, अर्थव्यवस्था को हम लोग अलग अलग क्षेत्र में बांट देते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, जिसमें कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, मत्स्यिकी आ गया, वानिकी आ गया, या फिर द्वितीयक क्षेत्र हो गया, जिसमें उद्योग, निर्माण, गैस, विद्युत उत्पादन, ये सारा चीज़ आ गया। तृतीयक क्षेत्र में बांट देंगे, जिसमें कि बैंक, बीमा, परिवहन, होटल, ये सारा चीज़, या फिर लोक प्रशासन, व्यक्तिगत सेवाएं, ये सभी चीज़ आ जाएंगे। तो उत्पादन गणना विधि क्या है, राष्ट्र आय को मेजर करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग उत्पादन के आधार पर राष्ट्र आय को मेजर करते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं मुख्य रूप से, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आता है। इसके बाद क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के इन सभी भागों और क्षेत्र में से एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य पर हम लोग योग निकाल लेते हैं, और जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, हम लोग का राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो यही है उत्पादन विधि। नाम से ही हम लोग याद रह जाएगा कि जितना भी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा, द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन आ गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया और मत्स्यिकी हो गया, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो उद्योग हो गया, निर्माण, इसके अलावा हम लोग का विद्युत उत्पादन, गैस का उत्पादन, तो ये सारा चीज़ हम लोग का मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। तृतीयक क्षेत्र का अगर बात करें तो जैसे बैंक हो गया, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, बैंक हो गया, बीमा कंपनी सब हो गया, परिवहन हो गया, तो ये सारा चीज़ हम लोग का तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन सभी के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग बाजार कीमत पर जोड़ लेते हैं। तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का राष्ट्रीय आय कहलाता है। यही है हम लोग का उत्पादन विधि। अब इसमें क्या है, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। यानी कि उत्पादन गणना विधि में उत्पादन गणना विधि से राष्ट्र आय की माप करने के लिए हम लोग को कुछ बात का ध्यान रखना होता है। जैसे कि एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की गणना बार बार नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के दोहरी गणना से हम लोग को बचना होगा। दोहरी गणना से बचना होगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि दोहरी गणना से कैसे क्या होता है। मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 प्रकार के उत्पादक हैं। केवल 2 प्रकार का उत्पादक है। एक क्या हो गया, गेहूं का उत्पादन करता है, और एक व्यक्ति क्या करता है, इसी गेहूं का प्रयोग करके ब्रेड का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बेकर बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार का उत्पादक, एक तो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, दूसरा बेकर हो गया, यानी कि ब्रेड निर्माता। ब्रेड निर्माता। अब क्या हो रहा है कि कोई भी किसान जो कि गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो मान लीजिए कि 1 साल के अंतर्गत वो इतना गेहूं का उत्पादन करता है कि उसका बाजार मूल्य कितना है, 100 रुपया है। और ये जो बेकर है जो कि ब्रेड का निर्माण करता है, यह क्या करेगा कि इस गेहूं निर्माण करने वाले से 50 रुपये का गेहूं खरीद लेगा। यानी कि आधा गेहूं ब्रेड बनाने वाला इससे खरीद लेगा। तो अब ये बेकर वाला क्या करेगा, इसी 50 रुपये का गेहूं का प्रयोग करके ये ब्रेड बनाएगा, और वह जो ब्रेड का निर्माण करेगा उसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो अभी तक क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के उत्पादक हैं, एक गेहूं का उत्पादन करता है और एक ब्रेड का उत्पादन करता है, ब्रेड का निर्माण करता है।
तो जो गेहूं का उत्पादन करता है वो एक वर्ष के अंतर्गत इतना गेहूं का उत्पादन कर लेता है कि उसका मौद्रिक मूल्य कितना होता है, 100 रुपया होता है। और उसी प्रकार से जो बेकर होता है वो गेहूं वाले किसान से 50 रुपये का गेहूं खरीद लेता है और इसी 50 रुपये के गेहूं का प्रयोग करके 200 रुपये का ब्रेड का निर्माण कर देता है। यानी कि इतना ब्रेड का निर्माण करता है कि उसका बाजार मूल्य कितना हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। तो अगर एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का कुल उत्पादन। और अगर यहाँ पर हम लोग किसान को लेते हैं जो कि गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो किसान 100 रुपये का गेहूं का उत्पादन किया और जो बेकर है ये 200 रुपये के ब्रेड का निर्माण किया है। ये हो गया कुल उत्पादन। अब क्या है कि जो किसान था उसको गेहूं का उत्पादन करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर हम लोग बीज उर्वरक को अगर साइड में रख दे तो। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें हम लोग मध्यवर्ती वस्तु की बात करें तो किसान को किसी प्रकार के मध्यवर्ती वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन वहीं अगर हम लोग बेकर की बात करें तो बेकर को ब्रेड को बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ी, और वो गेहूं कितना का खरीदा, तो किसान से 50 रुपये का गेहूं खरीद लिया। यानी कि यहाँ पे अगर मध्यवर्ती वस्तु देखा जाए तो बेकर को गेहूं खरीदना पड़ा, क्योंकि गेहूं ब्रेड के लिए क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और ब्रेड क्या हो गया, हम लोग का अंतिम वस्तु हो गया। अगर ब्रेड को हम लोग ब्रेड के फॉर्म पर ही खाना शुरू कर देंगे तो हालांकि अगर ब्रेड का प्रयोग अगर हम लोग पिज़्ज़ा बनाने के लिए करेंगे तो फिर पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा, हम लोग का अंतिम वस्तु हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्रेड हम लोग का अंतिम वस्तु है तो गेहूं क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। यानी कि बेकर को ब्रेड को बनाने के लिए एक मध्यवर्ती वस्तु की आवश्यकता पड़ी जिसका मुद्रिक मूल्य कितना है, 50 रुपया है, जबकि किसान के लिए मध्यवर्ती वस्तु कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ देखें हम लोग, तो जो किसान के पास जो गेहूँ का दाम था 100 रुपया, तो वो 100 ही रुपया था, जबकि जो बेकर के पास था उसके ब्रेड का दाम वह 200 रुपया हो गया। और इसका पूंजी कितना फंसा, 50 रुपये फंसा। यानी कि 50 रुपये की वस्तु का प्रयोग करके जो बेकर था वो 200 रुपये की वस्तु का निर्माण करता है। यानी कि कहीं ना कहीं 150 रुपये एक्स्ट्रा ये कमा लेता है। तो ये जो 150 रुपये, यही 150 रुपये जो बेकर होगा इसका क्या कहलाएगा, मूल्यवर्धन कहलाएगा। यानी कि दाम में वृद्धि कर लिया, क्योंकि ये 50 रुपये के गेहूं का प्रयोग किया और कुछ ऐसा बना दिया जिससे कि उसके मूल्य में वर्धन हो गया, यानी कि मूल्य वर्धित हो गया। और कितना का हो गया, 150 का हो गया। तो यही 150 क्या कहलाएगा, बेकर का मूल्य वर्धित कहलाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो जो 200 रुपये टोटल था, इस 200 में हम क्या किए, 50 को अगर हम माइनस कर देंगे। 50 को माइनस क्यों किए, क्योंकि ये 50 जो था ये किसान से खरीदा गया गेहूँ का दाम था। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो हम लोग के पास 150 आता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसान 100 रुपये के गेहूं का उत्पादन किया और बेकर 200 रुपये के ब्रेड का निर्माण किया, तो अगर बात करें कि एक वर्ष के अंतर्गत किसान और बेकर के द्वारा अर्थव्यवस्था में कितने रुपए का योगदान किया गया, तो आप क्या बोलिएगा, 100 रुपये किसान और 200 रुपये बेकर के द्वारा, यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था में 300 रुपये का योगदान दिया गया। पर क्या ये रियली में ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे फिर एक डाउट आता है, क्या ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 200 रुपये है, इन 200 रुपये में फिर से वो 50 रुपये जो है जो कि आप किसान को दिए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इस किसान के पास 50 रुपये, और फिर से ये जो बेकर के द्वारा जो 50 रुपये दिया गया जो कि किसान को ही दिया गया, और उस 50 रुपये को, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग 2 बार 50 रुपये को ऐड कर रहे हैं। तो यही स्थिति कहलाती है दोहरी गणना। तो अगर दोहरी गणना होता है तो हम लोग का मूल्य भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को दोहरी गणना से बचना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मूल्य वर्धित की बात करें तो किसान के लिए मूल्य वर्धित कितना हो गया, 0 हो गया, सॉरी 100 रुपया हो गया, जो कि इसके द्वारा उत्पादन किया गया था। और बेकर के लिए मूल्य वर्धित कितना हो गया, 200 में से 50 रुपये को माइनस कर देंगे तो 150 रुपये क्या हो गया, मूल्य वर्धित हो गया। यानी कि यहाँ से एक चीज़ हम लोग को क्लियर होता है कि यहाँ पर अगर दोबारा हम लोग गणना कर लेंगे गेहूं का दाम को, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मूल्य क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि उत्पादन विधि में जब भी हम लोग राष्ट्र निकालते हैं इसका प्रयोग करके, तो एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका बार बार गणना नहीं होना चाहिए, यानी कि दोहरी गणना से बचना चाहिए। और इसके लिए क्या होगा, मध्यवर्ती पदार्थ जो होगा, जैसे कि बेकर के लिए ब्रेड के लिए गेहूँ क्या था, मध्यवर्ती पदार्थ था, तो मध्यवर्ती पदार्थ के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही उत्पादन विधि में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आता है हम लोग का आय गणना विधि। आय गणना विधि, तो नाम से पता चल रहा है आय के बारे में बात करेंगे। तो आय गणना विधि के माध्यम से भी क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्र आय को निकालते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र
कार्यरत उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उनको एक वर्ष में उनकी सेवा के बदले जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है उसका टोटल योग जो होगा वही क्या होगा हम लोग का आय गणना विधि कहलाएगा, वही क्या होगा हम लोग का राष्ट्र आय कहलाएगा। तो इसमें जो अलग अलग उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए अलग अलग वर्ग कार्य करते हैं। जैसे कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ये ध्यान देना है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। और ये 4 कारक क्या क्या हो गया हम लोग का, तो पहला हो गया भूमि हो गया, दूसरा हम लोग का श्रम हो गया, तीसरा पूंजी हो गया, और चौथा हो गया हम लोग का उद्यमिता। तो किसी भी चीज़ का निर्माण इन्हीं 4 चीज़ों के योगदान से ही होता है। जैसे कि आपको कोई अगर फैक्ट्री लगाना है तो आपको भूमि चाहिए, फैक्ट्री लग गया उस पर काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी चाहिए, और उद्यमिता यानी कि जो इस फैक्ट्री को लगा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, इसके बदले लाभ मिलेगा। तो इन्हीं उत्पादन के 4 कारकों के माध्यम से किसी भी उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कोई अगर भूमि दे रहा है तो उसको भूमि के बदले क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। कोई अपना श्रम दे रहा है तो उसको श्रम के बदले मजदूरी मिलेगा। अब आपको पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, और बैंक आपको ऐसे ही नहीं देगा, इसके लिए वो ब्याज लेगा। और उद्यमिता यानी कि जो पैसा फंसाएगा तो वो क्या करेगा, जो जितना भी कमाई होगा वहाँ से वो अपना लाभांश लगेगा, यानी कि इसको लाभ मिलेगा। तो यही उत्पादन के 4 कारक के माध्यम से किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो आय गणना विधि में मुख्य रूप से एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित एक वर्ष के अंतर इन सभी वर्गों के द्वारा प्राप्त होने वाली आय राशि को जोड़कर ही हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्र आय को निकालते हैं। और इसी के माध्यम से यानी कि आय गणना विधि के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, देश के अलग अलग वर्ग में आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, जैसे भूमि में कितना जा रहा है, श्रम में कितना, पूंजी में कितना, और उद्यमिता में कितना, किसके पास पैसा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग एग्जैक्ट डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन इस विधि के माध्यम से राष्ट्र आय निकालने के वक्त हम लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। जैसे कि कुछ गैर उत्पादक कार्य होते हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, या फिर निर्धनों को जो सहायता राशि दिया जाता है, इन सबको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। प्लस दोहरा गणना नहीं होना चाहिए। या फिर घर में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं जो कि घरेलू उद्देश्य से हो रहा है, यानी कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो उससे हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी कमाई नहीं हो रहा, तो फिर उसके बदले जो भी मौद्रिक आय होगा उसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर गैर कानूनी तरीके से अगर कोई आय का प्राप्ति होता है तो इन सब चीज़ों को हम लोग आय गणना विधि में शामिल नहीं करेंगे। तीसरा आता है हम लोग का व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि, तो यहाँ भी नाम से पता चल रहा व्यय के बारे में बात करेंगे। तो व्यय गणना विधि को हम लोग, व्यय गणना विधि का एक और नाम है उपभोग बचत विधि। व्यय गणना विधि को ही हम लोग उपभोग बचत विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये भी क्या है, राष्ट्र आय निकालने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि देश में एक वर्ष के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय का योग करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें बचत या फिर निवेश की राशि को आपस में जोड़ देंगे। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कितना व्यय हो रहा है या फिर कितना बचत हो रहा है। तो व्यय विधि में क्या हो गया, तो व्यय विधि को हम लोग उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। और इस विधि के अनुसार क्या हो गया, कुल आय या तो कुल उपभोग में ही व्यय होता है, यानी कि जितना भी हम लोग कमाई है वो या तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचत करते हैं। यानी कि या तो हम लोग कंप्लीट आय का उपभोग करते हैं या फिर हम लोग बचत करते हैं। और इसीलिए इस विधि से राष्ट्र आय को निकालने के लिए हम लोग को हर एक व्यक्ति का कितना व्यय हो रहा है और कितना बचत हो रहा है उससे संबंधित आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में हर व्यक्ति का कितना व्यय है और कितना आय है, बचत है, इससे संबंधित स्पष्ट आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए व्यय विधि का यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड का राष्ट्र आय को निकालने के लिए सामान्यतः कम प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी कुछ सावधानी को हम लोग को ध्यान रखना होगा, जैसे कि दोहरी गणना इसमें भी नहीं होना चाहिए, केवल अंतिम वस्तु के व्यय को ही शामिल किया जाएगा इसमें। फिर क्या है, पुरानी वस्तु पर किया जाने वाला व्यय हो गया, तो फिर ऐसे व्यय को भी हम लोग शामिल नहीं करेंगे। या फिर शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, इन पर किसी भी प्रकार का कोई व्यय किया जाता है तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो व्यय विधि का प्रयोग करेंगे तो उसको शामिल नहीं करेंगे। अब हम लोग का चौथा आता है सामाजिक लेखांकन विधि।
सामाजिक लेखांकन विधि। तो इसको देखते हैं। तो राष्ट्र आय की माप के लिए सामाजिक लेखांकन विधि जो था, इसका प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था रिचर्ड स्टोन। तो इन्होंने ही सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन किया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और इस विधि से क्या होता है कि राष्ट्र आय की माप के साथ ही साथ देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना, क्षेत्रीय अंतर संबंधता, आर्थिक क्रियाकलाप, इन सभी के बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और क्या होता है कि इस विधि में कंप्यूटर अर्थव्यवस्था को हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि हम लोग का अंतिम उपभोक्ता हो जाएगा, अंतिम उपभोक्ता। इसके बाद उत्पादन संस्था जो सब है, जो भी है, वो सभी आ जाएंगे, वित्तीय संस्थान आ जाएंगे, या फिर बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा संस्थान, और बाकी अन्य। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, टोटल 5 भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से क्या क्या हो गया हम लोग का, अंतिम उपभोक्ता हो गया, उत्पादन संस्थान हो गया, वित्तीय संस्थान हो गया, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा संस्थान, और इसके अलावा अन्य में हम लोग डिवाइड करते हैं। और इन 5 भागों के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 प्रकार का खाता का निर्माण करते हैं। पहला संचालन खाता, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा संचित खाता, और चौथा चालू खाता होता है। और इन्हीं खाता में जितना भी इनका मुद्रा होता है, उन सभी मुद्रे का योग करके ही हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्र आय निकालते हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि हम लोग सामाजिक लेखांकन विधि का प्रयोग करके तभी हम लोग राष्ट्र आय निकाल सकते हैं, जब हम लोग को सभी संस्थान के द्वारा व्यक्ति और सरकार से आने वाले लेन देन का सही हिसाब किताब होगा, तो ही हम लोग इसका प्रयोग करके राष्ट्र आय निकाल सकते हैं। और यह विधि क्या है, राष्ट्र आय की गणना करने की नवीनतम विधि में से एक है। अगर विकासशील देश का बात किया जाए, अगर भारत का बात किया जाए, तो भारत जैसे विकासशील देश में राष्ट्र आय का गणना करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि का ही प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग PDF में देख लीजिएगा एक बार। ये रहा, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में डेफिनेशन को दिया गया है। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगेगा आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, और जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इससे में राष्ट्र आय को मापने के लिए किसी भी एक विधि को लागू करना संभव नहीं होगा। अतः राष्ट्र आय की गणना करने के लिए उत्पाद गणना विधि को ही निश्चित रूप से लागू किया जाता है तथा संभावित राष्ट्र आय आकलित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ हम समझा दिए। अब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि अगर GDP क्लियर था तो उसी प्रकार से हम लोग का GSDP हो जाएगा। GDP पूरा देश का भौगोलिक सीमा हो गया, उसी प्रकार से GSDP जो होगा वो किसी राज्य का भौगोलिक सीमा के अंदर का बात करता है। यानी कि GSDP क्या हो जाएगा, तो किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मात्रा का योग होता है, और यह राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। यानी कि GSDP क्या हो गया, GDP जैसा ही हो गया। GSDP से कुछ बात क्या है, तो GSDP को मौद्रिक शब्दों में मापा जाता है। GSDP गणना करने के लिए जरूरी डाटा इकट्ठा करने और संकलित करने का काम केंद्र सांख्यिकी कार्यालय करता है। हालांकि डेटा का इस्तेमाल और GSDP की गणना भी केंद्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि GSDP का गणना जो है वो केंद्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अब इसी प्रकार से एक आता है NSDP आता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन यानी कि जो मूल्य ह्रास होगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो जो NDP था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें क्या किए थे हम लोग, GDP माइनस मूल्य ह्रास किए थे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, NDP इक्वल टू GSDP माइनस मूल्य ह्रास हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा NDP, सॉरी NSDP। तो NDP में जब क्या था, NDP क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब GDP में हम लोग
मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटाते थे तो एनडीपी मिलता था, उसी प्रकार से जीएसडीपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटाएंगे तो मिलेगा एनएसडीपी मिल जाएगा। अब सिलेबस हम लोग का एक और पॉइंट है डीडीपी करके, ये पीडीएफ में नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। डीडीपी इसका फुल फॉर्म हो गया डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड अगर हिंदी में बात किया जाए तो वितरित शुल्क भुगतान, ये दिया है, इसको भी पढ़ना है हम लोग का। इसके अलावा सिलेबस में जो भी चीज़ मेंशन था वो सारा कंप्लीट हो गया। तो इसको देखते हैं वितरित शुल्क भुगतान। तो वितरित शुल्क भुगतान क्या है, एक तरह का लेन देन है। आप लोग इसको लिख सकते हैं कि वितरित शुल्क भुगतान जो हो गया वो एक प्रकार का लेन देन है, जिसमें कि विक्रेता जो होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है जब तक माल का उत्पाद जो होता है वो खरीदार तक नहीं पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप विक्रेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो खरीदार तक पहुंचना चाहिए। और जो विक्रेता होते हैं वे किसी भी उत्पाद के परिवहन के साथ साथ जो भी अन्य लागत आते हैं उनका भी भुगतान करता है, जैसे कि शिपिंग लागत हो गया, या फिर निर्यात आयात शुल्क होता है, या फिर बीमा और उत्पाद के शिपिंग के दौरान किसी भी प्रकार का खर्च होता है, तो उन सभी भुगतान को इसमें शामिल किया जाता है। तो वितरित शुल्क भुगतान क्या हो गया, एक प्रकार का लेन देन है जिसमें कि विक्रेता की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो माल है वो उत्पाद जो माल है उसकी वो खरीदारी तक पहुँचना चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से विक्रेता के द्वारा किसी भी उत्पादन में परिवहन के साथ जो भी अन्य लागत आते हैं उन सभी का भुगतान भी शामिल होता है। तो यही हम लोग को मुख्य रूप से पहला चैप्टर में पढ़ना था। और इसके बाद का चैप्टर हम लोग का इन्फ्लेशन का होगा, मुद्रास्फीति का होगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। तो इस क्लास को आप लोग कॉपी में लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्लासेस जो होंगे पीडीएफ जो होगा जेपीएससी के नोट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी लेंदी होगा। तो अगर आप लोग लिखिएगा तो सिंपल सा लिखते लिखते आपका 1 साल पार हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपल सा इस पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लीजिएगा और इसको खुद से 1 से 2 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा, अन्यथा आप लिखने में अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जो कि रहने वाला है हम लोग मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का। तब तक के लिए धन्यवाद।